नमस्कार। केमिस्ट्री के वीडियो सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं भवन निर्माण संबंधी पदार्थ के अंतर्गत कांच और चूना के बारे में। जिस प्रकार हमने सीमेंट और इस्पात में प्रयुक्त होने वाले प्रक्रम या क्रियाओं के बारे में देखा था, उसी प्रकार हमको कांच और चूना में प्रयुक्त होने वाले क्रियाओं के बारे में विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही साथ उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पूरी तरीके से मैं आपको बताऊँगा और यह भी बताता हूँ साथ साथ कि कैसे प्रश्न इस टॉपिक से आए हैं। वैसे तो मुख्य रूप से सीमेंट और इस्पात से ही प्रश्न पूछे गए हैं। कांच से एक बार अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछा गया था, जिसको मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और वो है कांच। उसके बाद मैं चूना भी बताऊंगा। कांच, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लास, अब ये होता क्या है, जैसे कि हम पहले क्या देख रहे थे, रासायनिक सूत्र या कौन कौन से यौगिक किसी भी तत्व के निर्माण में सहायक है उसे हम देख रहे थे, कौन कौन सी क्रियाएं होती है वो हम देख रहे थे। इसमें भी हमको क्या देखना होगा कि कांच जो है किन किन यौगिकों के या किन किन पदार्थों का मिश्रण है। तो देखिए, कांच सिलिका व धात्विक सिलिकेटों का मिश्रण है। किसका? सिलिका, SiO2 रहने वाला है, और धात्विक सिलिकेट मतलब मेटल सिलिकेट का मिश्रण है। ये सिलिकेट तो होना चाहिए मेटल सिलिकेट, और मेटल भी जो धातु है वो भी कौन सा होगा वो भी देखेंगे। और चूंकि ये एक मिश्रण है, कांच एक मिश्रण है जिसका कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता, लेकिन फिर भी इसे एक सामान्य सूत्र के द्वारा दर्शाया जा सकता है, और वो सामान्य सूत्र है ये XR2O.YMO.6SiO2। अब यहाँ पर देखिए XRYM क्या चीज़ है समझते जाइए। X और Y जो है वो कुछ नहीं, अणुओं की संख्या है। क्या है? कितने अणु प्रयुक्त किए जा रहे हैं वो है। मतलब R के कितने अणु होंगे ये X शो कर रहा है, M के कितने अणु होंगे वो Y शो कर रहा है। मतलब यहां पर मैं लिखूं X और Y अणुओं की संख्या है। ठीक, अणुओं की संख्या। वहीं अगर बात करूं कि R क्या है, ठीक है, R क्या है, तो R यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये क्षार धातु ही होंगे, क्योंकि कांच में जो धातु प्रयुक्त किए जाते हैं वो क्षार धातु होने चाहिए। अब क्षार धातु फर्स्ट ए ग्रुप में आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। उसमें आपको लेना है सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, क्षार धातु के रूप में मतलब R की जगह पे क्या ले सकते हैं आप, या तो सोडियम ले लीजिए या तो पोटेशियम ले लीजिए। ठीक है, और फिर दिख रहा है एक M यहां पर द्विसंयोजक धातु होने वाला है। क्या होने वाला है? द्विसंयोजक धातु होने वाला है। क्या होता है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल द्विसंयोजक धातु के रूप में M को ध्यान रखना है, और यहां पर M की जगह पे आप या तो ले सकते हैं कैल्शियम या तो ले सकते हैं लेड। कैल्शियम का सिंबल Ca और लेड का सिंबल Pb, तो कैल्शियम या लेड M की जगह पे लिया जा सकता है। इस प्रकार जब इस फॉर्मूले में हम बात करें और जो धातुएं मैंने कहा है वो रख दें, तो एक साधारण कांच के लिए सूत्र प्राप्त होता है, और वो ये लिखा है मैंने साधारण कांच के लिए। देखिए, सामने में X और Y का मान एक एक ले लिया, मतलब एक एक अणु ले लिया, तो इस प्रकार X का मान यहाँ पर 1 होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। 1 का गुणा करेंगे तो मतलब वही है, तो यहाँ पर X का मान 1 है करके यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ R2, अब R क्या लेने बोला था मैंने, क्षार धातु, सोडियम या पोटेशियम, तो वहां पर क्या दिख रहा है, सोडियम Na2, क्लियर। R2O N2O, क्लियर। डॉट Y का मान भी 1 है यहाँ पर। M कैल्शियम या क्या लेना है, लेड, तो वहां पर कैल्शियम ले लिया गया है M की जगह पे, तो कैल्शियम ऑक्सीजन CaO डॉट 6SiO2, क्लियर है। तो साधारण सूत्र के द्वारा इस प्रकार, और अगर इसमें हम X और Y का, R और M का मान रखें, ठीक है, मतलब उसके स्थान पर जो भी आएगा, धातु आएंगे या अणुओं की संख्या आएगी, उसको जब हम रखेंगे तो साधारण कांच का इस प्रकार एक सूत्र प्राप्त हो जाता है। डेफिनेटली यहाँ पर आप पोटेशियम भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर कैल्शियम की जगह भी लेड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, कांच एक मिश्रण है जिसका रासायनिक सूत्र या जो कॉम्पोजिशन है वो कभी भी फिक्स नहीं रहने वाला है, ज़रूरत के हिसाब से बनाया जाता है। तो ये जो फॉर्मूला है जिसमें सोडियम यूज़ कर रहे हैं, कैल्शियम यूज़ कर रहे हैं, R और M की बदले, वो एक साधारण कांच का सूत्र के रूप में दर्शाया गया है। क्लियर है? ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप।
अब जैसा कि हमने सीमेंट और इस्पात में भी देखा है कि कौन कौन से यौगिक महत्वपूर्ण है या शामिल हो रहे हैं, इस पे जोर देना जरूरी है। तो ध्यान हो गया, Na2O CaO 6SiO2 ये सामान्य सूत्र है, लेकिन कौन कौन से पदार्थ कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है वो भी जानना अति आवश्यक है। तो चलिए अब देखते हैं कांच निर्माण में उपयोग होने वाले पदार्थ कौन कौन से। उसके पहले एक और बात आप ध्यान रखेंगे, और वो ये है कि कांच एक अक्रिस्टलीय पारदर्शक या अल्प पारदर्शक मिश्रण होता है या ठोस होता है। ठोस कब? बनने के बाद। उसके पहले तो ये एक क्या बोलना चाहिए, पिघले हुए धातु के रूप में होना, पदार्थ के रूप में होता है, पिघले हुए पदार्थ के रूप में होता है। तो क्या लिखा हुआ है? अक्रिस्टलीय पारदर्शक या अल्प पारदर्शक मिश्रण होता है, ये ठोस पदार्थ होता है। तो प्रश्न यहां से पूछा गया था, ठीक। जैसे कि एक अलग से केमिस्ट्री में टॉपिक है, चैप्टर है ठोस अवस्था। उस ठोस अवस्था में कौन से जो पदार्थ है वो क्रिस्टलीय होते हैं, कौन से अक्रिस्टलीय होते हैं, ये काफ़ी डिटेल में बताया गया है। लेकिन चूंकि कांच हमको पढ़ना है और कांच में ही ये दे दिया गया है कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अक्रिस्टलीय है। उसमें क्या क्या दे दिया गया था? हीरा दे दिया गया था, एक कांच भी था, 2 और ऑप्शन दे दिए गए थे। तो आंसर क्या हो जाता? कांच, क्योंकि अक्रिस्टलीय पूछा है। अक्रिस्टलीय क्या होता है? कांच। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांच निर्माण में उपयोग होने वाले पदार्थ कौन कौन से, ये हम जान लेते हैं, ठीक। सिलिका, जैसे कि लिखा है सिलिका और धात्विक सिलिकेटों का मिश्रण है, तो सिलिका तो प्रयोग में होने ही वाला है ना। तो सिलिका का उपयोग होगा। सिलिका कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? या तो आप क्वार्ट्ज से ले लीजिए, या तो सफ़ेद रेत, या तो साधारण रेत, ये सारे सिलिका के सोर्स हैं, ओके। क्षार धातु के रूप में जैसे कि मैंने आपको बताया क्या क्या यूज़ किया जा सकता है? सोडियम या पोटेशियम। सोडियम या पोटेशियम, तो सोडियम कहाँ से मिलेगा? सोडियम मिलेगा Na2CO3, जिसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। कपड़ा धोने का सोडा, यहाँ से सोडा प्राप्त किया जाता है, माफ़ कीजिए सोडियम प्राप्त किया जाता है सोडियम कार्बोनेट से, कपड़ा धोने का सोडा जिसे हम कहते हैं, क्लियर है। सॉल्ट केक से भी सोडियम प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि सॉल्ट केक क्या होता है? सॉल्ट केक Na2SO4 होता है। क्या होता है? Na2SO4, ये ध्यान रखेंगे, सॉल्ट केक के रूप में, ठीक है। सोडियम सल्फेट, सॉल्ट केक, तो देखिए सोडियम है, यहाँ से सोडियम प्राप्त किया जा सकता है। और जैसे कि आपको क्षार धातु में पोटेशियम भी यूज आप कर सकते हैं, तो पोटेशियम कहाँ से प्राप्त होगा? पोटेशियम कार्बोनेट से, K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट से, क्लियर है सोर्स। तो ये हो गए पदार्थ क्षार धातुओं के लिए, क्षार धातुओं के सोर्स। द्विसंयोजक धातु के रूप में कैल्शियम, या मैंने बताया था लेड आपको लेना है, तो कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? कैल्शियम मिलेगा चूना से, और चूना कहाँ से मिलेगा? चूना मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट से, मतलब चूना पत्थर से, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो चूना पत्थर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है CaCO3, ठीक है। और CaCO3 से चूना मिलेगा, और चूना से फिर मिलेगा कैल्शियम, क्लियर है। वैसे ही मैंने आपको बताया था कि आप लेड भी यूज कर सकते हैं, लेड का सिंबल Pb होता है। और लेड कहाँ से प्राप्त होगा? लिथार्ज, PbO से। PbO को क्या बोला जाता है? लिथार्ज, यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, या फिर Pb3O4 से भी प्राप्त किया जा सकता है। और Pb3O4 को कहते हैं रेड लेड, ठीक है, रेड लेड, ठीक। या तो यहां से प्राप्त कर लीजिए, जिसको लिथार्ज कहा जाता है PbO, या तो Pb3O4 जिसको रेड लेड भी कहते हैं, यहां से भी Pb मतलब लेड प्राप्त किया जा सकता है, क्लियर है। अगला पदार्थ के रूप में देखें तो कुछ ऑक्सीकारक चाहिए होंगे, जिसको हम विरंजक भी कहते हैं, मतलब रंग उड़ा देने वाले पदार्थ, रंग हटा देने वाले पदार्थ हमको चाहिए। जैसे कि हमने मिश्रण तैयार किया और उस मिश्रण का कुछ रंग आ गया, तो वो रंग हमको नहीं चाहिए, तो रंग हटाना पड़ेगा। तो रंग हटाने के लिए कुछ पदार्थ चाहिए, जिसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीकारक या विरंजक, रंग उड़ा देने वाला पदार्थ। बाद में रंग देने वाला पदार्थ भी होगा जरूरत के हिसाब से, लेकिन अभी हमको रंग नहीं चाहिए, हटाना है, इस कारण विरंजक प्रयोग में लाया जाएगा, जिसे ऑक्सीकारक भी कह रहे हैं। और ऑक्सीकारक के रूप में आपको ध्यान रखना है मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, KNO3 नाइट्रिक एसिड, और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ये सारे क्या है? विरंजक है, MnO2, KNO3, NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, और मैग्नीज डाइऑक्साइड। अगले पदार्थ के रूप में आपको यूज करना है कलेट।
कलेट, अभी कलेट क्या होता है, कांच के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, टूटे हुए टुकड़े होते हैं जिसको कलेट कहा जाता है। अब इसका क्या उपयोग है मैं बताऊंगा कुछ देर में। फिलहाल कांच के टुकड़े, टूटे हुए टुकड़े भी यूज करने हमको कांच बनाने की प्रक्रिया में, जिसको कलेट कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप। क्लियर? ठीक, इतने सारे पदार्थ हमने देख लिए। अगले पदार्थ के रूप में देखना है रंग देने वाले पदार्थ। जैसे कोई कांच बनाना है, वो कांच में कुछ ऐच्छिक रंग चाहिए हमको, डिजायर्ड कलर चाहिए, तो कलर प्रदान करने वाला भी कुछ हमको पदार्थ चाहिए होगा। उसी कलर प्रदान करने वाले पदार्थ के रूप में, रंग देने वाले पदार्थ के रूप में हमको ध्यान में रखना है अलग अलग पदार्थ जो अलग अलग कलर प्रदान करेंगे। जैसे क्यूप्रस ऑक्साइड या फिर सेलेनियम ऑक्साइड लाल रंग प्रदान करेगा, मतलब मिश्रण में अगर हम ये डाल दें क्या, क्यूप्रस ऑक्साइड या सेलेनियम ऑक्साइड, तो ये कांच को लाल रंग प्रदान करेगा। अब ये मिश्रण में हमको डालना है, कांच बनने के बाद नहीं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है? कोबाल्ट ऑक्साइड आपको गहरा नीला रंग प्रदान करेगा, और कोबाल्ट ऑक्साइड जो है वो कई बार वॉयलेट मतलब बैगनी रंग भी दे देता है, गहरा नीला या बैगनी, कोबाल्ट ऑक्साइड। ठीक है? क्रोमिक ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड, देखिए क्यूप्रिक ऑक्साइड और क्यूप्रस ऑक्साइड अलग अलग है। क्यूप्रस ऑक्साइड लाल रंग, लेकिन क्यूप्रिक ऑक्साइड हरा रंग, ध्यान रखें। और क्रोमियम ऑक्साइड या क्रोमिक ऑक्साइड भी आपको हरा रंग देने वाला है, मतलब क्रोमिक ऑक्साइड और क्यूप्रिक ऑक्साइड हरा रंग आपको कांच में प्रदान करेगा। मैग्नीज या निकिल ऑक्साइड, मैग्नीज या निकिल ऑक्साइड बैगनी रंग प्रदान करने वाला है। ठीक है? बैगनी रंग और कौन प्रदान कर रहा था? कोबाल्ट ऑक्साइड, ध्यान रखते जाइएगा एक्स्ट्रा जो बता रहा हूं। कैडमियम सल्फाइड आपको पीला रंग देने वाला है, अगर आप मिश्रण में कैडमियम सल्फाइड मिला देते हैं तो आपको पीला रंग प्राप्त हो जाएगा कांच का। क्लियर है? तो ये रंग देने वाले पदार्थ हैं। इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है जिसमें हम कांच के निर्माण में प्रयुक्त कर रहे हैं, जिसको हम कांच के निर्माण में प्रयुक्त कर रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? इतनी बातें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि साधारण कांच के रूप में हमने देख लिया था Na2O CaO 6SiO2। ठीक, अब कांच निर्माण में कौन कौन सी क्रियाएं होती है ये हमको देखना है विभिन्न यौगिकों के मध्य। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्न यहां से उठा लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया किसी पदार्थ के निर्माण में प्रयुक्त होती है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, जैसे कि कहा गया था सोडियम कार्बोनेट, कपड़ा धोने का सोडा प्रयुक्त में लाया जाएगा। ठीक है? CaCO3 मतलब चूना पत्थर, सोडियम कार्बोनेट चूना पत्थर, कपड़ा धोने का सोडा चूना पत्थर। ठीक, और सिलिका SiO2 सिलिका, तीनों का मिश्रण क्या देगा? जो साधारण कांच है। तीनों का मिश्रण क्या देगा? जो साधारण कांच है, प्लस साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलने वाला है इस प्रक्रिया में। तो एक क्रिया के तौर पे आपको ध्यान रखना है ये वाला इक्वेशन, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस चूना पत्थर CaCO3 प्लस 6SiO2 इज इक्वल टू Na2O CaO 6SiO2 प्लस 2CO2। देख लीजिए पूरा बैलेंस इक्वेशन। 6SiO2 को तो पूरा एज इट इज लिख दिया गया है, यहां पर से CaO निकाला है। क्या निकाला है? चूना निकाला है। यहां से चूना, जैसे कि मैंने आपको बताया था चूना चाहिए, और चूना भी नहीं चाहिए, कैल्शियम चाहिए। ठीक है? तो CaO निकाला चूना पत्थर से, यहां पर से क्या निकल बच गया? CO2 बच गया, एक CO2 बच गया। देखिए CO यहां से निकालेंगे तो एक CO2 बचेगा। यहां से आपने क्या निकाला? Na2O निकाला है, Na2O निकाला यहां से, तो यहां से भी क्या? एक CO2 बच गया, एक CO2 इधर का, एक CO2 इधर का, मिल गया क्या? 2 CO2, 2 CO2 आखिर में बच गया है। ये एकदम क्लियर। अब इनके साथ साथ और क्या अभिक्रिया होगी? जो प्रयुक्त में हम चूना पत्थर ला रहे हैं वो अलग से सिलिका से क्रिया करेगा। ठीक है? साथ साथ चल रहा है ये। तो CaCO3 मतलब चूना पत्थर अलग से सिलिका से क्रिया करके क्या देगा? कैल्शियम सिलिकेट, CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट, क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम सिलिकेट, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर से मुक्त होने वाली है यहां पर। साथ ही साथ Na2CO3 मतलब कपड़ा धोने का सोडा कैल्शियम कार्बोनेट जो है, माफ कीजिए सोडियम कार्बोनेट जो है, वो फिर से अलग से सिलिका से क्रिया करके, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ने किया था वैसे ही सोडियम कार्बोनेट भी सिलिका से अलग से क्रिया करके क्या देगा? सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, और फिर से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होने वाली है। ये है प्रयुक्त होने वाले अभिक्रियाएं कांच निर्माण में। इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है? अब 4 स्टेप में ये कांच बनने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ध्यान से सुन लीजिए बहुत ही जल्दी से। ठीक है? ध्यान में रखना है। पहला, धातुओं का संगलन।
या जो भी धातुएं या पदार्थ प्रयोग में लाए जा रहे हैं कांच निर्माण के लिए, उनका संगलन, फ्यूजन। तो क्या करेंगे, जितने भी पदार्थ, चाहे चूना ले रहे हैं, सिलिकेट ले रहे हैं, रेत ले रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट ले रहे हैं, मतलब सोडियम ले रहे हैं, इन सबको बारीक चूर्ण के रूप में पीस लिया जाता है और एक भट्टी में डाल दिया जाता है और फिर अंगार वायु गैस के द्वारा, जिसको प्रोड्यूसर गैस भी कहा जाता है, गर्म किया जाता है। कितने टेम्परेचर पे? 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्म किया जाता है। ठीक है, तो गर्म करने के बाद क्या होगा कि वो जो पाउडर वाला मिश्रण था वो गल जाएगा और उस मिश्रण में एक और चीज डाला जाता है। वो क्या है? कलेट। जैसे कि मैंने आपको कहा था, कांच के टूटे हुए टुकड़े भी डालते हैं। ये क्या करता है? ये जो मिश्रण है उसको गलाने में सहायक होता है और कांच निर्माण की प्रक्रिया जो होती है, पिघले हुए कांच निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, वो काफ़ी ईजी हो जाती है इस कलेट के डालने से। क्लियर? तो इन सबको पाउडर में डाल दिया, कलेट को, और इन सबको गर्म किया, क्या मिल गया? एक पिघला हुआ पदार्थ। ठीक है, तो ये हो गया पहला स्टेप, क्या? संगलन, विभिन्न पदार्थों का संगलन। दूसरा स्टेप होगा ब्लो मोल्डिंग। ठीक है, ब्लो मोल्डिंग का मतलब ये है कि जो भी सांचा है, जिस शेप में हमको कांच चाहिए, उसमें इस पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा रख के हवा से फूका जाता है। हवा से फूका जाता है। आजकल ये सब काम मशीनों से होता है, पहले क्या मैनुअली करते थे, फूका जाता था। और फूकने से क्या होगा कि वो जो पिघला वाला पदार्थ है वो सांचे में ढल जाएगा। ठीक है, और उसका शेप ले लेगा जो सांचे का शेप है। तो इस प्रकार से डिजायर्ड शेप मिल जाएगा कांच का, जिसको ब्लो मोल्डिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लो मोल्डिंग। बुक में नहीं मिलेगा, नोट कर लीजिए। दूसरा स्टेप हो गया कि आकार में ढालना, पिघले हुए पदार्थ को आकार में ढालना, जो कांच का रिक्वायर्ड शेप होना चाहिए उस रूप में ढालना, ब्लो मोल्डिंग। क्लियर? तीसरा स्टेप होता है कि तीसरा रंग मिलाना। ठीक है, नहीं, तीसरा स्टेप, रंग मिलाने से पहले एक और स्टेप होगा जिसको कहते हैं तापानुशीतन, एनीलिंग। ठीक है, रंग मिलाने से पहले एक और स्टेप होता है, क्या? तापानुशीतन, जिसको मैंने अलग से लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एनीलिंग। अब देखिए होता क्या है, जब कांच को हमने पिघलाया है, अधिक टेम्परेचर पे गर्म करके, पिघला हुआ पदार्थ है, अब उस पिघला हुआ पदार्थ को ब्लो मोल्डिंग के द्वारा शेप दे दिया गया, सांचे में ढालकर, फूंक कर, हवा फूंक कर। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि वो कांच अभी भी गर्म है, हो सकता है पूर्ण तरीके से वो ठोस ना बना हो, लेकिन गर्म तो बहुत है। अब इस गर्म कांच को सांचे से निकालकर अगर डायरेक्ट एकदम तुरंत ही ठंडा कर दिया जाए तो कांच टूट सकता है, तापमान में अत्यंत या अचानक अंतर के कारण। ठीक है, सडन चेंज इन टेम्परेचर की वजह से कांच टूट सकता है। तो इस वजह से कांच को एकदम से ठंडा नहीं किया जा सकता। तो क्या किया जाता है, उस कांच को जिसको हमने ढाल दिया है आकार में, उसको एक गर्म कमरे में ले जाकर रख दिया जाता है और ये गर्म कमरा जो है वो कांच को धीरे धीरे ठंडा करता है। ठीक है, बाकी तापमान जो है उसकी अपेक्षा, ठीक है, वायुमंडल का जो तापमान है उसकी अपेक्षा धीरे धीरे ठंडा करता है। धीरे धीरे ठंडा करने से फायदा ये होता है कि कांच टूटता नहीं है। अगर आप एकदम से ठंडा करेंगे किसी गर्म चीज़ को तो वो टूट जाएगा। कांच के साथ ऐसा होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसा कक्ष जिसमें कांच को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है और धीरे धीरे इस ठंडा करने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? तापानुशीतन, एनेलिंग। देखिए नाम से, तापानुशीतन, ताप के द्वारा शीतल करना, मतलब गर्म कक्ष है फिर भी जो कांच का, जो पिघला कांच का जो तापमान था उससे तो कम है, तो कांच तो ठंडा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो गर्म कक्ष से ठंडा करने की प्रक्रिया तापानुशीतन या एनीलिंग कहलाती है, जो तीसरा स्टेप होगा कांच बनाने की प्रक्रिया में। और आखिरी स्टेप होगा, चौथा स्टेप, वो है कांच को रंग प्रदान करना, जिसमें आवश्यक रंग के अनुसार हम क्या मिला देते हैं, उसमें ये सारे यौगिक या पदार्थ मिला देते हैं या ऑक्साइड मिला देते हैं, जिससे हमको ऐच्छिक रंग प्राप्त हो जाता है, जो भी रंग आपको चाहिए। ये 4 स्टेप में कांच का निर्माण हो जाता है। क्लियर है? बस इतनी बातें ध्यान में रखनी है। सारी बातें मैंने बता दी, जो भी चीज़ आवश्यक है कांच निर्माण के संबंध में। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे चूना के बारे में। चूना जिसको कहते हैं लाइम। अब शुरू से देख रहे हैं कहाँ से प्राप्त हो रहा है चूना। सभी को रटा गया होगा कि चूना जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब चूना पत्थर से प्राप्त हो रहा है। और इस चूना को बिना बूझा हुआ चूना भी कहा जाता है, क्योंकि बूझा हुआ चूना अलग होता है ना, जो मैंने बताया है। देखिएगा केमिकल कंपाउंड वाला क्लास है, उसमें आप देखिएगा वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। तो बेसिकली चूना जो है, चूना पत्थर से प्राप्त किया जाता है और चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट,
चूना पत्थर क्या करते हैं, इस चूना पत्थर को CaCO3 को एक भट्टी में गर्म किया जाता है तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस पे। अब 1000 डिग्री सेल्सियस बोले या 1273 केल्विन बोले एक ही मतलब है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन होता है। तो 1000 में क्या जोड़ देना है, 273, तो क्या आ जाएगा 1273 केल्विन। या तो 1000 डिग्री सेल्सियस बोल लीजिए या 1273 केल्विन बोल लीजिए, एक ही मतलब है। तो इस CaCO3 को भट्टी में 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, जिससे CaCO3 का अपघटन हो जाता है किसमें, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। और यही कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्या होता है, चूना। ठीक, यही कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्या होता है, चूना। ठीक है, ये सिंपल सी प्रक्रिया है इसकी। और एक और बात ध्यान में ये रखना है आपको कि यह जो चूना पत्थर से चूना बनने की प्रक्रिया है, यह उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। क्या होती है, उत्क्रमणीय प्रक्रिया। मतलब उस भट्टी को अगर बंद कर दिया जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया क्या, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हमेशा बंद पात्र में होगी। अगर उस भट्टी को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए, तो CaCO3 से CaO और CO2 तो बनेगा, लेकिन फिर क्या होने वाला है, यही चूना CO2 के साथ फिर से संयुक्त होकर क्या बना लेगा, वापस चूना पत्थर बना लेगा। बात समझ में आई। तो इस प्रकार भट्टी को बंद नहीं रखा जाता है, भट्टी को ऊपरी सिरे से खुला रखा जाता है ताकि CO2 को बाहर निकाला जा सके। CO2 जब बाहर निकल जाएगा तो CO2 वापस CaO के साथ संयुक्त नहीं होगा, और चूंकि यह फिर से संयुक्त नहीं होगा तो वापस चूना से चूना पत्थर नहीं बनने वाला है। इस कारण CO2 को निकाल दिया जाता है भट्टी में, ऐसा अरेंजमेंट उसमें होता है। एकदम क्लियर प्रक्रिया। लेकिन ध्यान रखेंगे कैसी प्रक्रिया, उत्क्रमणीय है, इसी कारण डबल एरो से मैंने शो किया हुआ है। उत्क्रमणीय तभी तक होगा जब तक वो भट्टी बंद है या वो पात्र बंद है। पात्र को आपने खोल दिया, यह जो एक पदार्थ है चला जाएगा बाहर, कहां से होगा, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय कहने का तात्पर्य यह है, ये उत्क्रमणीय तब है जब वो बंद पात्र में होता है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर है। और एक और बात, प्रकृति में चूना पत्थर जो है वो अवसादी शैल में पाया जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रॉक्स भी मैंने बता रखा है, देखिएगा CGPSC वाले वीडियो, CG वाले वीडियो में मैंने बताया है छत्तीसगढ़ के भूगोल में कितने प्रकार का चट्टान होते हैं और कैसे बनता है वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, उसको देख लीजिएगा आप एक बार। लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, अवसादी शैल, ठीक, अवसादी शैल जिसे कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स, से चूना पत्थर प्राप्त किया जाता है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है चूना से संबंधित या चूना निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारा भवन निर्माण संबंधी पदार्थ वाला टॉपिक हो गया पूरा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में केमिस्ट्री के। धन्यवाद।